हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, दैट इज़ एवोल्यूशन, और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा बन जाता। तो हमने 4 पॉइंट कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, जो थे हमारे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमने सीख लिया था। दूसरा हमने एविडेंस देखा था फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक्स एंड फॉसिल से हमने सीख लिया था। डिटेल में हमने इसकी स्टडी कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे उसे देख सकते हैं। ओके, आज का हमारा जो 5th पॉइंट है, आज की वीडियो लेक्चर का तो 1 है, लेकिन टॉपिक का 5th पॉइंट है बायोजियोग्राफी। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हम। बायोजियोग्राफी। ओके, सबसे पहले इसकी मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड plants on this earth मीन्स अर्थ में जो एनिमल्स और प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पैटर्न कैसा है, उसकी स्टडी हम करते हैं बायोजियोग्राफी में। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है, कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि बहुत मिलियन ईयर्स बैक, ठीक है, बहुत साल पहले, कि जो 7 कॉन्टिनेंट एट प्रेजेंट टाइम थे, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले केवल एक बहुत जायंट लैंड मास हुआ करता था। ठीक है, तो लैंड मास हुआ करता था, तो ये है आपका लैंड मास। ऐसे करके लैंड मास हुआ करता था जो बहुत बड़ा था। कैसा था? जायंट था, जायंट लैंड मास था। ठीक है, तो इसमें आपके ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हुए, मीन्स यानी कि जल्दी जल्दी बहुत मिलियन ओवर ईयर के टाइम बाद इसमें क्या हुए, बीच बीच में ड्रिफ्ट आने स्टार्ट किए। तो एक थ्योरी दी गई है, जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, उनका नाम है अल्फ्रेड वेगेनर। ठीक है, इन्होंने थ्योरी दी थी जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और अनदर नेम है इसका प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स, 2 नेम हो गए थे। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, किन्होंने दी थी? अल्फ्रेड वेगेनर। तो उन लोगों ने क्या कहा था कि मैंने जैसे कहा कि बहुत बड़ा जायंट लैंड मास हुआ करता था, कोई अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, तो उसका नेम था पैंजिया। नेम क्या था इसका? पैंजिया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए। ठीक है, मीन्स जैसे भूकंप आते हैं, तो इसमें क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो उससे क्या हुआ, ये टूट गया और 2 हिस्सों में बट गया। एक आपका बना नॉर्थ, दूसरा बना साउथ। ठीक है, जो नॉर्थ वाला था जो लैंड मास, उसका नाम दिया गया लॉरेशिया, वेयर एज जो दूसरा था उसका नाम दिया गोंडवाना। ठीक है, अब कुछ इसमें पार्ट हम देख लेते हैं कि 2 क्या एट प्रेजेंट टाइम के कौन कौन से पार्ट थे। जो लॉरेशिया था, क्योंकि नॉर्थ साइड का था, तो इसमें नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एन ए का मतलब नॉर्थ अमेरिका था, यूरोप था इसमें, ठीक है, एंड इसमें था आपका एशिया, बट इंडिया नहीं था इसमें। ठीक है, एंड आपका जो गोंडवाना था, इसमें था आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, और इसमें था आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद इसमें और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए। क्या हुए? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, या फिर इसको हम प्लेट
टेक्टोनिक्स भी बोल सकते, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, और ठीक है, और काफ़ी टाइम लगा इसे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, और इससे आपके क्या बन गए, 7 कॉन्टिनेंट बन गए। कितने हो गए, 7 कॉन्टिनेंट। एंड जो ये इंडिया था वो चला गया इस एशिया में, ठीक है, इंडिया कहाँ चला गया, एशिया में चला गया। तो ये आपकी इस थ्योरी को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। अब स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ देखिए, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब आपको मैं डार्विन के बारे में थोड़ा पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। तो जो स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला है आपका रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, जैसे आपकी ये अर्थ है तो कोई स्पीसीज़ आपकी इस जगह पे है तो इसी जगह पे पाई जा रही है और कहीं नहीं पाई जा रही है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आपके रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपका जो मैंने पहले भी बताया है कि जो अर्थ है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन सब जगह अलग अलग है, बट जैसे आपका ब्राज़ील है, ठीक है, इंडिया है, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लगभग सेम है, लेकिन कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो ब्राज़ील में होती है, इंडिया में नहीं होती, इंडिया में होती है, ब्राज़ील में नहीं होती है। तो ऐसी स्पीसीज़ को हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरा है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कैसा है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब अलग अलग, मीन्स एक स्पीसीज़ यहाँ है तो एक यहाँ है, बस हो गया, और कहीं जगह वो स्पीसीज़ नहीं है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल आपका हम ले सकते हैं, एलिगेटर ले सकते हैं जो आपका चाइना में पाया जाता है एंड आपका अमेरिका में पाया जाता है आई थिंक, लेकिन वो और जगह नहीं पाया जाता। ओके, ये आपका हो गया है बायोजियोग्राफी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो देखेंगे जो है एम्ब्रियोलॉजी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर रही हूँ। तो बायोजियोग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। अब इससे कैसे एविडेंस मिला, जो हम किसी भी एनिमल्स का जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ठीक है, वो कैसे होता है, आप सभी को पता है, जाइगोट होता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट स्ट्रक्चर जाइगोटी तो बनता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न। कैसा होता है वो, क्लीवेज वाला होता है। क्लीवेज कैसा होता है, जिसमें न्यूक्लियस तो 1 के 2, 2 के 4 बनते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक जो क्वांटिटी होती है वो रिमेन सेम रहती है, ठीक है। तो जाइगोट आपका बना, उसमें डिवीज़न हुई तो क्या बन गया, मोरुला स्ट्रक्चर बना। मोरुला के बाद ब्लास्टुला बना, और ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बना, ठीक हो गया। अब गैस्ट्रुला क्या होता है आपका, एक तो 2 लेयर का होता है, 2 लेयर वाला, दूसरा क्या होता है आपका 3 लेयर वाला। जो 2 लेयर वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्ट। क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक या फिर ब्लास्ट। दूसरा जो होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई, ब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये जो लेयर होती हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, जर्म सेल बोला जाता है। जर्म लेयर, सेल नहीं, जर्म लेयर बोला जाता है। और इन्हीं से इंटायर बॉडी बनती है। समझ में आ रहा है,
तो अब देखो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ। एम्ब्रियोलॉजी जो आपकी है, जाइगोट बना, जाइगोट से मॉरूला, मॉरूला से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से ड्रेस्टूला, किसी में 2 लेयर का बनेगा, किसी में 3 लेयर का बनेगा। दैट मीन्स इतना जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो सारे के सारे एनिमल में सेम ही होता है। बट गैस्ट्रूला के बाद किसी में 2 लेयर वाली जर्म सेल लेयर बनेगी, किसी में 3 लेयर की जर्म लेयर बनेगी, और जिससे होल बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है। तो 2 लेयर वाला जो गैस्ट्रूला होता है, इसका एग्जाम्पल आपका सिलेंड्रेट्स हो गए, वेरस 3 लेयर का एग्जाम्पल आपके फ्रॉक्स हो गए। ठीक है, तो आई होप ये एम्ब्रियोलॉजी वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि यहाँ तक का सेम है, इसका मतलब यहाँ पर ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो ऑल एनिमल्स हैं उनका जो एवोल्यूशन हुआ है वो सिंगल एनिमल से ही हुआ है, तभी तो इतना सब में सेम मिल रहा है। बस इतनी भी चीज़ें बदल गई हैं अलग अलग हैबिटाट होने के कारण। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। इसको भी आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, इसको मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। जैसे कि आपको जेनेटिक्स के बारे में पता है, जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, हेरिडिटी, जिसमें जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स की हेल्प से पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, तो इससे ही हम ये कनेक्शन निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किससे मिलता है। तो जेनेटिक भी बहुत हमारी हेल्प करती है एविडेंस के लिए, एवोल्यूशन के एविडेंस के लिए। ठीक है, ओके, अब लास्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए इससे कैसे एविडेंसेस मिलते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब देखिए पहली बात मेटाबॉलिज्म है क्या। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म को में 2 रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन को हम बोलते हैं एनाबॉलिक, वेयर एज सेकेंड को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे आपकी फोटोसिंथेटिक, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ती है इसमें। वैसी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस, जब ये एनर्जी लेता है तब जाके ही प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस। उसी तरह से कैटाबॉलिक में रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो आपकी रिएक्शंस हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। ये कैसी होती है आपकी, सिमिलर, सिमिलर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मीन्स बैक्टीरिया टू मैन एंड प्लांट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। उसी तरह से रेस्पिरेशन में जो एनर्जी मिलती है, भले वो एनिमल हो, वो प्लांट हो या बैक्टीरिया हो, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड एज एटीपी, ये सभी में सेम होता है। ओके, तो ये इस बात का सबूत है कि जो मेटाबॉलिज्म है लगभग सब में सेम है, तो इनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन रहे होंगे। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट है आपका एंजाइम्स। तो देखिए जो एंजाइम्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ एंजाइम, ठीक है, मोस्ट ऑफ एंजाइम कॉमन इन एनिमल एंड प्लांट। मोस्ट ऑफ enzymes are common in animal and plants. अब for example, जो enzymes of आपकी ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है, आर सेम होते हैं, किसमें, एनिमल एंड प्लांट में।
ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ पे बताने की ज़रूरत है, फिर भी बता देती हूँ। जैसे ही जो ग्लूकोज होता है सेल में एंटर करता है तो साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शंस होती है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन होती है जिसमें पायरुवेट चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनती है 38 ATP। ठीक है, तो ये आपकी कुछ जो इसके एंजाइम्स है वो प्लांट और एनिमल में सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, उसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, ये 1 है। 2 एग्जांपल हो गया जो ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। अमाइलेज जो हार्मोन है आर सिमिलर इन ऑल एनिमल। ठीक है, ऑल एनिमल में ये लगभग सेम होते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आपका एविडेंस है हार्मोन। ठीक है, हार्मोन तो सेम जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, कौन? वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनके जो हार्मोन होते हैं वो सेम होते हैं। सम हार्मोन आर सेम। फॉर एग्जाम्पल आपका जो इंसुलिन है एंड थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है, वो सेम होता है। किस में? ये हार्मोन आपके किस में हैं? ये दोनों हार्मोन ये मैन में भी होते हैं और कैटल में भी होते हैं। इसलिए कभी कभी ये जो हार्मोन मैन में ज़रूरत पड़ने पर कैटल से भी लिए जाते हैं, इंटरचेंज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इंटरचेंज किए जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कहाँ पे लिखूँ? यहीं पे लिख लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड। ठीक है, ब्लड। अब आप देखिए जो मैन है मीन्स ह्यूमन बॉडी है जो, उसमें ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। जबकि जो एप होते हैं, एप्स में ए होता है और बी होता है। एंड मंकी में नो, मीन्स ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ब्लड ग्रुप होगा बट ऐसा नहीं होता है। तो ये इस बात का सबूत है कि जो मैन हैं वो मोर क्लोज होंगे एप्स के एज कंपैरिजन टू मंकी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है नंबर 5, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। नंबर 5 है आपका हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है सभी को पता है कि इसमें 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। ठीक है, एंड जो अल्फ़ा चेन है उसमें 141 अमाइनो एसिड होते हैं, वेयर एज बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, इन केस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो जो आपका गोरिल्ला होता है, कौन? गोरिल्ला, उसमें ओनली 1 अमाइनो एसिड डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होते हैं। तो ये भी इस बात का एविडेंस है कि जो ह्यूमंस हैं वो गोरिल्ला के भी काफ़ी क्लोज रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है और जो टॉपिक है जो हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर से चलता आ रहा था, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, वो ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर पूछें आपकी जो भी क्वेरीज होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।